दोस्तों, देश की राजनीति में हुई बड़ी उथल-पुथल पर नज़रें तो लगातार बनी ही हुई हैं। जहां इस बार मोदी सरकार का गुरूर जो है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। जहां अब की बार 400 के पार, अब की बार मोदी सरकार के नारे दिए जाते थे, अब वही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहने लगे हैं कि अब की बार एनडीए की सरकार। जी हां, फिलहाल के लिए एनडीए की सरकार जो है वो सत्ता में बनी रहेगी, क्योंकि इसका दारोमदार जो है वो सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के कंधे पर आ चुका है। अगर दोनों इंडिया गठबंधन की तरफ गए या एनडीए की तरफ गए तो सरकार उनकी बनना तय है, जिसकी तस्वीर लगातार लोगों के सामने आ रही है। पर राजनीति में हुए बड़े उथल पुथल पर भी नजर बनी हुई है कि कहां बड़े बड़े मुस्लिम नाम और क्यों इस राजनीति में मुस्लिम जो लीडरशिप है वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है। क्योंकि एक सीट को देखा जाए तो सिर्फ एक सीट पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपनी जो साख है वो बचाने में कामयाब रहे, पर इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान के साथ क्या हुआ, इस पहलू को जानना समझना जरूरी है। जो तस्वीर आप खास तौर पर देख रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की स्क्रीन पर, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के मुसलमानों में रुझान तो है और अदर पार्टी के लोग भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अपना लीडर मानने लगे हैं। जो चीजें लोगों के सामने आ रही हैं और क्या कारण रहा कि मुस्लिम लीडरशिप और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की लीडरशिप जो है वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है, इनके तमाम पहलुओं के ऊपर जो है वो बात करूंगा। वहीं दूसरी तरफ आप स्क्रीन पर तस्वीर खास तौर पर देख रहे हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के बारे में ये बताया गया कि ये वो धुबरी की सीट है जहां उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है, जहां स्कूल कॉलेजेस बनाए हैं, बच्चों को डॉक्टर बनाया है, आईएएस आईपीएस बनाया है और तमाम शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया। और इतना बड़ा काम किया कि वहाँ की जनता ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की राजनीति को ही पूरी तरीके से फ्लॉप कर दिया। इसका मेन कारण क्या है, इस पहलू को भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या धुबरी की सीट पर, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नाम जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया, जहां सबसे ज़्यादा भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा मतों से हराने वाले उम्मीदवार बन गए हैं बदरुद्दीन अजमल साहब को। तकरीबन 10 लाख वोटों से ज़्यादा संख्या से मौलाना बदरुद्दीन अजमल को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर लगभग 15 लाख वोटों से हारी है। वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीर देख सकते हैं हिना साहिब की। सिवान से उम्मीदवार बनी, निर्दलीय चुनाव लड़ा और हार का कारण क्या रहा, जहां सिवान के लोगों के दिलों में बसते हैं शहाबुद्दीन साहब, और उसके बाद भी नतीजे उनके अनुकूल नहीं आए। 2019 के चुनाव में भी हिना साहब ने चुनाव लड़ा, आरजेडी से लड़ा और चुनाव हारी, और इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी और हार जो है वो देखनी पड़ी। इसका मेन कारण क्या है, इस पहलू को भी जानने की कोशिश करेंगे, जो तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं। वही तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से सांसद चुने गए 2019 में और इस बार हार का सामना करना पड़ा। इस सीट की भी समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार मेन कारण जो है इस सीट पर क्या रहा, क्योंकि तमाम सीटों पर अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की सीट की बात की जाए, इम्तियाज जलील साहब की सीट की बात की जाए, सिवान की सीट की बात की जाए, तो तमाम लोग ये बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि साहब देखिए फला पार्टी ने जो है, क्योंकि अगर इस सीट पर कांग्रेस हार जाती
तो सीधा सीधा ठीकरा इन मुसलमानों के सर पर फोड़ती। देखिए कि इम्तियाज जलील साहब तो फला पार्टी की बी टीम है, इसलिए उन्होंने हमें हरवाने का काम किया। फला पार्टी जो है वो बी टीम है, वो उम्मीदवार बी टीम है, उन्होंने उन्हें हराने का काम किया। पर यहां क्या इन सीटों पर हुई हार के बारे में भी यही कहा जाएगा कि वो फला पार्टी बी टीम बनी, इसलिए हार का मुंह जो है वो देखना पड़ा? इन कारणों को, इन पहलुओं को देखना समझना बहुत ज़रूरी है। वहीं इस सीट पर आप बात करें अख्तरुल इमान साहब की, जहां लोगों के दिलों में बसते हैं, सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से अपना हर चुनावी एजेंडे को जनता के बीच में रखते रहे, और क्यों 2 बार से बुरी तरीके से हार का सामना जो है वो अख्तरुल इमान साहब को करना पड़ रहा है, जो तस्वीर लोगों के सामने आई, और क्यों सिरे से खारिज कर दिया गया किशनगंज की जनता द्वारा। इस पहलू को जानना समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ इन चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि क्यों फ्लॉप हुई है ये मुस्लिम लीडरशिप। जहाँ अगर आप देखें तो मेरे तरफ 2 मुस्लिम कद्दावर नेताओं की पार्टी दोनों चुनावी मैदान में उतरे। एक तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, दूसरी तरफ ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF के प्रमुख, उनके सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब चुनावी मैदान में उतरे। यहां अगर बात की जाए हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की, हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं 6,61,981 वोट हासिल करते हैं। उन्हीं के दूसरी तरफ माधवी लता भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार तीर कमान चलाती हुई मस्जिद की तरफ नजर आई। मैंने काट दिए पेचे, पतंग के पेचे काट दिए, ये तमाम तरीके के हुटिंग करती हुई नजर आई माधवी लता, और पूरी मीडिया का फोकस बन गया, क्योंकि इस सीट पर माधवी लता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जगह पर चुनाव लड़ रही थी। जहां यह चीज देखने को मिली कि 6,61,981 वोटों से उन्हें वोट मिले, और तकरीबन 3,38,087 वोट से माधवी लता को चुनावी मैदान में पटखनी दी। वहीं दूसरी तरफ इस सीट पर बात की जाए तो 62,962 वोट सिर्फ कांग्रेस को मिले हैं। ये तस्वीर लोगों के सामने आई है कि इस सीट पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को क्यों कामयाबी मिली, और इस सीट पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को क्यों बड़ी नाकामयाबी हासिल हुई। जिसकी सबसे बड़ी वजह अगर समझने की कोशिश करें तो इधर इंडियन नेशनल कांग्रेस के राकिबुल हसन चुनावी मैदान में थे। तकरीबन उन्हें 14,71,885 वोट मिले, और यहाँ जीत हार का मार्जिन अगर देखा जाए तो 10,12,476 वोटों से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को राकिबुल हसन ने हराया, कांग्रेस के उम्मीदवार, जिन्होंने ना कि सीट पर भारत के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज कर दी, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है राकिबुल हसन ने दर्ज करा लिया, क्योंकि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। और क्यों इस सीट पर हिस्ट्री रची गई, ये पहलू को जानना समझना ज़रूरी है, जिसे मैं आपके सामने रखूंगा भी। जहां बदरुद्दीन अजमल साहब को मात्र 4,59,409 वोट मिले, तो यहाँ ये कहा जा सकता था कि साहब देखिए फला पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, उन्होंने वोट काट दिए, इसलिए जो है इतना बड़ा नुकसान हो गया। अगर यहाँ बात की जाए असम गुना परिषद पार्टी की, जहाँ उन्हें वोट मिले तकरीबन 4,38,594 वोट, यहाँ वो हारे हैं पहले कैंडिडेट से तकरीबन 10,33,291 वोटों से। अगर इन दोनों वोटों को भी एक तरफ जोड़ दिया जाता तो 8-9 लाख, फिर भी जीत का मार्जिन जो है 6-7 लाख रहता। यहां क्यों कोई बी पार्टी, बी टीम जो है वो साबित नहीं हुई, कोई दूसरी पार्टी?
और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जीत क्यों मिली? जब एग्जिट पोल में टुडे चाणक्य में यह बताया गया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी जो हैं वो चुनाव हार रहे हैं, माधवी लता ने मिठाइयां बंटवा दी कि वो चुनाव जीत गई हैं, एग्जिट पोल ने दावा कर दिया है। और जब इस फैक्ट एंड फिगर को मैंने वहां की आवाम से फोन पर बात करके जैसे भी संपर्क करके था जाना, तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हमारी नाराजगी बेशक से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से क्यों ना हो, पर हम नाराजगी को दूर करके एक बार अपने भाई को वोट देने जरूर जाते और हम उन्हें वोट देकर के आएंगे भी, चाहे भले ही जीत का मार्जिन जो है वो कम रहा हो, पर यह उम्मीद है कि 1.5 लाख के आसपास जो हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है चुनाव जीत करके पार्लियामेंट पहुंचेंगे। पर इस सीट पर क्यों कुछ नजर नहीं आया? इस पहलू को समझे कि यहां भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह दावा किया जाता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने कौम के लिए जिस हिसाब से काम किया है वो यकीनन काबिल तारीफ कदम है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से भी ओवैसी स्कूल, ओवैसी हॉस्पिटल्स और तमाम चीज़ें जो हैं IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का काम जो है वो किया जाता है। वही काम जो है मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब द्वारा किया जा रहा है। पर इन दोनों की राजनीति अपनी जगह पर एक तो पूरी तरीके से जीत करके आते हैं, दूसरे क्यों फ्लॉप हो जाते हैं? सबसे बड़ा कारण है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को ज़मीनी हकीकत से दूर रखा गया और इसकी जिम्मेदारी उन लोगों के कंधों पर थी जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के कैडर्स हैं, उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं। उन कैडर्स क्यों नहीं पहुंच पाए उन आवाम के पास में जिनकी तमाम चीज़ें चलती थी? क्योंकि एक तरफ फ़ोटो खिंचवा करके डाल दिया जाए कि हाँ हमने ये मदद पहुंचाई, हमने ये काम किया, तो इस आधार पर जनता की खिदमत आपने की है, इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पर यह कारण क्या रहा कि इतनी बड़ी मतों से आपको हार का सामना करना पड़ा? उसका सबसे बड़ा कारण है आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द घूमते आपके दलाल, जो सिर्फ और सिर्फ चापलूसी और चमचागिरी में लगे रहे, जमीनी हकीकत पर जाने की कभी कोशिश नहीं की। और कैडर्स की हार की वजह से, कैडर्स की नाकामयाबी की वजह से इतनी बड़ी हार जो है वो देखनी पड़ी मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को। जो तस्वीर लोगों के सामने है और इस सीट पर कोई ऐसा मार्जिन या कोई ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिली कि फला पार्टी बी टीम है या फला पार्टी बी टीम है। ये सबसे बड़ा कारण रहा है मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की हार का। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए अगली सीटों की, इसमें साफ तौर पर आप देखेंगे कि किस तरीके से तमाम चीज़ें सामने आई। एक तरफ इम्तियाज़ जलील साहब हैं, दूसरी तरफ अख्तरुल ईमान साहब, तीसरी तरफ है हिना साहब। ये क्यों हारे हैं इस पहलू को समझें। जहां आप बात करें औरंगाबाद सीट की, इम्तियाज़ जलील साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से चुनावी मैदान में, औरंगाबाद में जो जीतने वाले हैं वो शिवसेना के उम्मीदवार हैं। शिवसेना, शिंदे वाली शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीते हैं। यहाँ अगर बात की जाए कि बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो बी टीम की भूमिका निभा गई। जहां आप अगर देखें कि 4,76,130 वोट हासिल हुए शिवसेना गुट के प्रत्याशी को, तो वहीं दूसरी तरफ इम्तियाज़ जलील को 3,41,480 वोट मिले। वहीं तीसरी तरफ बात करें उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की, तो 2,93,450 वोट मिले। और अगर ये इंक्लूडन हो जाता, ये हो जाता, और यहाँ पर वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी इम्तियाज़ जलील साहब का जो खेल है वो बिगाड़ा है।
तो इस सीट पर क्या वंचित बहुजन अघाड़ी और उद्धव बाला साहब ठाकरे ने बी टीम की भूमिका निभाई? ये कह करके पल्ला झाड़ा नहीं जा सकता। और वही दूसरी सीट जो है किशनगंज की, 2 बार से लगातार संसद के लिए चुनावी मैदान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार अख्तरुल इमान चुनावी मैदान में उतरे और दोनों बार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के मोहम्मद जावेद साहब जो हैं वो 2019 में भी सांसद चुने गए, 2024 में भी सांसद चुने गए। डॉक्टर जावेद साहब जिन्हें वोट मिले तकरीबन 4,02,850 वोट और जीत का मार्जिन जो रहा वो रहा 59,652। और जो दूसरे नंबर पर कैडर रहे वो रहे तकरीबन मुजाहिद आलम जेडीयू के, नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार रहे, उन्हें वोट मिले 3,43,158। और वही तीसरी तरफ अगर बात की जाए तो 3,09,264 वोट मिले। मतलब इधर आप भूमिका में ही नहीं आ पाए कि बी टीम कहा जाए। और इन दिनों दोनों सीट पर सबसे ज़्यादा हारने का कारण है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ज़मीनी स्तर पर पॉलिटिकल विज़न जो कहीं नज़र नहीं आता, जिसके पहलू पर बार बार बात की जाती रहती है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पॉलिटिकल विजन जो है वो तैयार करना पड़ेगा ज़मीनी स्तर पर। और एक एक कर देश से मुस्लिम राजनीति जो है वो ख़त्म होती जा रही है। एक पार्टी मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की थी, उसका भी निशान जो है वो धीरे धीरे मिटाने की कोशिश की गई है, जिस पहलू को समझना ज़रूरी है। और इसका कारण है हम ही लोग, हमारे ही लोग, जो फैक्ट एंड फिगर पर कभी बात नहीं करते। वहीं तीसरे बात की जाए सिवान की, तो सिवान में हिना साहब जो हैं चुनावी मैदान में थी। इधर सबसे ज़्यादा नुकसान अगर आरजेडी ने किया है तो हिना साहब का किया है। यह बात की जाए तकरीबन जो जेडीयू की उम्मीदवार जीती हैं विजय लक्ष्मी देवी, उनको तकरीबन 92,897 वोटों से हिना साहब को हराया है। और वही उम्मीदवार आरजेडी के थे, तो इन सीट पर 1,98,823 वोट मिले। और अगर तेजस्वी यादव चाहते तो इस सीट पर अपने उम्मीदवार का नाम जो है वो रख सकते थे अपने पास, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हिना साहब को राजनीति करने का मौका दिया जाता। पर आरजेडी ने इस सीट पर खासतौर पर खेल बिगाड़ा हिना साहब का, क्योंकि वो लड़ाई हिना साहब से लड़ रहे थे। पर यहाँ फ़ायदा उठाया जेडीयू ने।